हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशो नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 26। अब आगे। दर्शी ने अपना फोन उठाया और मनारा को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगी। तभी अचानक कुछ सोचकर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। अब जब वह मनारा से मिलने जा ही रही थी तो क्यों न उसके लिए कोई गिफ्ट दिया जाए। दर्शी यह सोचकर काफी उत्साहित हो गई। मनारा अपने कमरे में बैठी थी, उसके हाथ सूज गए थे और वह उन्हें घूर रही थी। सागर बहुत बेवकूफ है, हमेशा समस्या को सुलझाने के बजाय वो और भी ज्यादा बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। उसने न केवल खुद को परेशानी में डाल दिया बल्कि मुझे भी उसमें घसीट लिया। मनारा जितना इस बारे में सोचती उसे उतना ही गुस्सा आने लगता। उसे इस बात पर और भी गुस्सा आया कि दर्शी के भाइयों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। भले ही वो उनकी सगी बहन न हो, लेकिन उसकी माँ के साथ समय माहेश्वरी ने शादी की थी तो उन लोगों को उसके साथ बाहरी व्यक्ति की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो बस उस बेवकूफ दर्शी को ही बिगाड़ते रहते हैं। हम महेश्वरी परिवार की हर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें शांत रहना चाहिए। साधना जो उसके पास बैठी थी उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली। मनारा ने अपनी नजरें नीचे कर ली और बोली, माँ मुझे नहीं लगता कि सब ठीक है। तुम्हारा क्या मतलब है? दर्शी, हाँ, मनारा ने अपनी आंखों में चिंता के भाव के साथ कहा। मुझे लगता है कि वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही बदल गई है। क्या ये हो सकता है कि उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया हो? साधना ने इस बारे में सोचा, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपना सिर हिला दिया। यह असंभव है। उसके नेचर को जानते हुए अगर उसे पता चलेगा कि हम उसके साथ कोई गेम खेल रहे हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे खिलाफ हो जाएगी और हंगामा कर देगी। आप सही कह रहे हैं। मनारा ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जिस तरह से व्यवहार कर रही है वो हमारे लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। हमें उसे वापस अपने इशारों पर नचाना होगा। चिंता मत करो, मैं उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हूँ। साधना ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वो अभी छोटी बच्ची है, वो कभी कुछ पता नहीं लगा पाएगी। मनारा साधना बात कर ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें किसी के गेट खटखटाना की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला और दर्शी तुरंत अंदर आई। दर्शी, मनारा ले राहत की सांस और सोचा कि इस बेवकूफ लड़की को अभी भी उसकी परवाह है। दर्शी का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि मनारा के हाथ कितने मोटे हो चुके हैं। उसने अपने हंसने की इच्छा को रोका और मुस्कुराहट को दबाने के लिए खुद को चुटकी काटी और फिर चौंकते हुए बोली, हे भगवान मनारा, तुम्हारा हाथ इतना कैसे सूज गया? ये काफी बेकार लग रहा है। दर्शी दौड़कर आई और उसने मनारा के हाथ को पकड़ लिया। क्या इसमें दर्द हो रहा है? दर्शी चिंतित दिख रही थी और उसकी एक्टिंग कमाल की थी। मनारा की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। दर्शी, तुमने आज मेरे लिए खड़े होने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं बहुत दुखी हूँ। क्या हम बहनें नहीं हैं? मनारा ने दर्शी की तरफ देखा और उसकी आंखों में शिकायत और असंतोष के भाव थे। मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती मनारा, तुम मेरे पापा के स्वभाव को जानती हो। अगर मैं कोई और हंगामा करूंगी तो वो और भी गुस्सा हो जाएंगे। दर्शी ने अपने जेब से दवाई का डिब्बा निकाला और बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए दवा लाई हूँ। दर्शी, तुम बहुत अच्छी हो। साधना ने तुरंत दवा उठाया और उसे सामने रख दिया। लेकिन ये किस तरह की दवा है? इसकी पैकेजिंग पर अलग भाषा लिखी हुई है। ओह, जब मुझे सजा दी जाती थी तो मेरे हाथ अक्सर ऐसे ही हो जाते थे। अजय भाई ने मेरे लिए इसे खरीदा था और यह चोटों पर मैजिक की तरह काम करता है। दर्शी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, मुझे देखो, मेरे हाथ कई बार सूज जाते थे, लेकिन अब तुम ये भी नहीं बता सकती कि इस पर कभी चोट लगी थी या नहीं। सच में? तो जल्दी से इसे मुझ पर लगाओ और मुझे देखने दो। मनारा बहुत खुश हो गई। उसकी हथेलियां वाकई बहुत दर्द कर रही थी। ठीक है, तुम इसे लगा सकती हो, लेकिन इससे थोड़ा दर्द होता, दर्शी ने गंभीरता से कहा। मनारा एक पल के लिए झिझकी, लेकिन उसने सोचा कि लंबे समय तक दर्द सहने से तो अच्छा है कि उसे थोड़ा दर्द सहना पड़े। कोई बात नहीं, इसे लगाओ। दर्शी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अच्छा, तुमने खुद ही ये लगाने के लिए कहा है। उसने ढक्कन खोला और मनारा की सूजी हुई हथेलियों पर उस दवा को लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही उस दवा ने मनारा की त्वचा को छुआ वो चिल्ला उठी। मनारा को लगा जैसे उसके हाथ पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। पहले जो दर्द उसने महसूस किया था वो तुरंत कई गुना बढ़ गया। इससे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मनारा ने हताश होकर अपना हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर आंसू की धार दिखने लगी। उसने दर्शी को सदमे में देखा और वह सोच रही थी कि क्या वो कोई मजाक कर रही है। बहुत दर्द हो रहा है। मनारा को इतना दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी मर जाएगी। साधना डर गई और जल्दी से उन्होंने मनारा को उठाया। दर्शी, तुमने मनारा को किस तरह की दवा दी है? साधना गुस्सा और परेशान दोनों थी। आंटी देखिए, मनारा की हथेली अब कम सूजी हुई लग रही है। दर्शी ने अचानक मनारा के हाथों की ओर इशारा किया जो बहुत सूजा हुआ दिख रहा था। साधना ने देखा और यकीनन कुछ ही समय में सूजन थोड़ी कम हो गई थी। क्या यह वाकई में अच्छा है? कोई भी दवा पूरी तरह से काम नहीं करती। मैं बस चाहती थी कि मनारा का हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। दर्शी काफी दुखी दिख रही थी।
अब जबकि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है इसलिए मैं इसे ले जाती हूँ, लेकिन कॉलेज जल्दी शुरू होने वाला है इसलिए मनारा का हाथ समय पर ठीक नहीं हो पाएगा। दर्शी की बातें सुनकर मनारा का ध्यान दर्शी पर गया। वो अपने हाथों में कोई परेशानी नहीं चाहती थी क्योंकि वो कॉलेज में नए स्टूडेंट के स्वागत के दौरान फेमस होना चाहती थी। रुको दर्शी, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, हमें तुम पर भरोसा है। मनारा ने खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा। उसके चेहरे पर दर्द से पसीना टपक रहा था। दर्शी ने हंसते हुए कहा, ठीक है मैं इसे यही छोड़ देती हूँ और मनारा इसे हर दिन लगाना याद रखना। अचानक उसने आगे कहा, वैसे मैंने अभी यूनिवर्सिटी फोरम पर सागर की एक पोस्ट देखी है। वो फिर से मुसीबत में पड़ गया है। मैं तुम्हें तुम्हारे फोन पर लिंक भेज दूंगी, बाद में इसे देख लेना। उसे क्या हुआ है तुम खुद ही देख लेना। आखिरकार वो तुम्हें सचमुच पसंद करता है, तुम्हें उसकी परवाह करनी चाहिए है ना। दर्शी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मनारा को उसकी मुस्कान देखकर असहज महसूस हुआ। मेरा सागर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मनारा, समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। कहते हुए दर्शी ने अपना फोन निकाला और वहां से चली गई। जैसे ही दर्शी उनकी नजरों से ओझल हुई, मनारा ने साधना से अपना फोन खोलने और दर्शी का मैसेज देखने के लिए कहा। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि उसमें सागर की वो तस्वीर थी जिसमें वो बुरी तरह कैसे घायल था। मनारा का गुस्सा उबल पड़ा। कितना बेकार है ये भी, वो इतना बेवकूफ है कि अगर उसे अपने फायदे के लिए उसकी जरूरत न होती तो वो उसकी तरफ देखती भी नहीं। साधना ने मनारा की हालत को देखा और आह भरते हुए बोली, इसके बारे में सोचना बंद करो, अब सबसे जरूरी चीज तुम्हारी चोट को ठीक करना है। ये सुनकर मनारा ने तुरंत दर्शी की दवा को उठा लिया। दवा काफी अच्छी थी लेकिन उससे बहुत दर्द होता था, अगर उसे कॉलेज नहीं जाना होता तो वो उसे दवा को कभी नहीं लगाती। दूसरी तरफ दर्शी अभी अभी अपने कमरे में आई थी और जोर जोर से हंस रही थी। दवा वाकई में काफी अच्छी थी, जब उसे घाव पर लगाया जाता था तो ठंडा एहसास होता था। हालांकि दर्शी ने मनारा को बताए बिना उसमें कुछ मिला दिया था जिससे उसे और तकलीफ हो रही थी। मनारा को सबक सिखाने के बाद दर्शी अपने बेड पर लेट गई, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया कि लोकेशन ट्रैकिंग सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा लग रहा था कि मनारा ने दर्शी द्वारा भेजे गए लिंक को खोल लिया था। दर्शी मुस्कुराई, अब मनारा का ठिकाना पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था। अगले दिन दर्शी सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा था कि अदम्य कल रात उसे फोन करेगा, लेकिन उसे कोई मैसेज नहीं मिला। क्या अदम्य उससे सगाई करने के बाद उसे भूल चुका है? वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसने आज अदम्य को ढूंढने का फैसला किया। वो जानना चाहती थी कि वो आखिर क्या कर रहा है। दर्शी ने ब्रेकफास्ट करते हुए अपने आगे की प्लानिंग के बारे में सोचा। उसके पिता और अजय जल्दी ऑफिस जाने वाले थे। काव्या को देर तक सोने की आदत थी और वैभव अपनी कंपनी जाने वाला था। संयोग से पूरा परिवार एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन साधना और मनारा वहां नहीं थी। मनारा आज नीचे नहीं आई। वैभव को हैरानी हुई, हालांकि वो हमेशा से ही एक अच्छी और समझदार लड़की रही थी। समय ने गंभीरता से कहा, उसे कल रात सजा दी गई थी, वो अपने हाथों से खाना नहीं खा सकती। साधना ऊपर उसकी देखभाल कर रही है। अच्छा हुआ कि वो नहीं आए, अब ज्यादा शांति है। वैभव के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसने वही कहा जो वो सोच रहा था। कौन जानता है कि उसने कल सगाई की पार्टी में सागर को अच्छे इरादे से बुलाया था या नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसने यह अच्छे दिल से किया होगा। मैं सहमत हूँ, अजय ने आगे कहा। मनारा के कल के शब्दों को ध्यान से सोचे तो पता चलता है कि वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं था। काव्या ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अपने पिता को अच्छी तरह से जानता था और जो कुछ भी वो कह रहे थे उसे साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था, चाहे उन्होंने कितना ही कुछ क्यों न कहा हो। निश्चित रूप से समय ने उन पर कड़ी नजर डाली और बोले, बकवास, तुम्हारे मुंह में कोई फिल्टर नहीं है, हम आसानी से उन सभी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। वे अभी हमारा परिवार है और हमें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। दर्शी चुपचाप अपनी रोटी खाती रही। वो जानती थी कि उसके पिता एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हालांकि उन्होंने साधना से शादी दर्शी की वजह से की थी, लेकिन जब वह साथ थे तब से वह उन्हें एक परिवार मानते थे। दर्शी ने खुद ही यह सब गड़बड़ किया था और उसे ही अपने पिता को साधना और उसकी बेटी का असली चेहरा दिखाना था। फिर वो उन्हें बाहर निकाल देगी। अपने पिता की बात सुनकर वैभव ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कुछ नहीं कहा। काव्य दर्शी के बगल में बैठ गया और उसे दूध का गिलास देकर प्यार से बोला, इसे भी खत्म करो। वैभव ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत दर्शी के प्लेट में कुछ कुछ रखने लगा। दर्शी का मुंह बन गया, वो लगभग अपना सर पटकने वाली थी। तभी अजय ने उसके सामने एक सेब रखते हुए कहा, लो इसे भी खाओ। भाई अब मैं और नहीं खा सकती, अजय तुरंत बोला। दर्शी, क्या अब तुम्हें अपना बड़ा भाई बिल्कुल पसंद नहीं? भाई आप क्या कर रहे हैं? वैभव और काव्या ने तुम्हें दिया तो तुमने उसे ले लिया, लेकिन मेरे लिए मना कर दिया। ये भाई तो कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करने लगे। दर्शी ने अपना मुंह खोलकर अजय के हाथ से सब खा लिया। अजय तुरंत खुश हो गया। समय ने अपने तीनों बेटों को अपनी बहन का ध्यान आकर्षित करने की होड़ में देखकर अपना सिर हिलाया।
हालांकि उनके बेटे बड़े हो चुके थे, लेकिन वो अब भी अपनी बहन के लिए बच्चे बन जाते थे। समय ने उन्हें बीच में नहीं रोका, इसके बजाय उन्हें देखकर खुश होते रहे, जैसे बचपन में उन्हें देखकर हुआ करते थे। ऐसा लगता था जैसे जब वह साथ होते थे तो समय रुक जाता था और समय उन पलों का भरपूर आनंद लेते थे। अचानक उन्हें कुछ याद आया। पिछली बार जब मैं घर आया था तो मैंने गैराज में एक बाइक खड़ी देखी थी, वो किसकी है? बाइक। दर्शी को छोड़कर सभी लोग थोड़े हैरान दिखे। दर्शी ने अपने मुंह से निवाला उगल दिया। अरे नहीं, वो अजय भाई को इस बारे में बताना भूल गई थी। दर्शी ने तुरंत अपने भाई के हाथ को पकड़ लिया और बोली, भाई क्या बाइक आपकी है? बोलते समय उसने अपने भाई के हाथ को मोड़ दिया। अजय को तुरंत इसका मतलब समझ में आ गया। उसने शांति से जवाब दिया, हाँ वो मेरा है। आपके पास तो कार है, फिर बाइक क्यों खरीदी? समय थोड़े उलझन में थे। मैं उसे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे जो समझ में आया उसने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा होता है इसलिए मैंने बाइक खरीदी। समय ने उसे अजीब नजर से देखा। सूट में बाइक चलाना लोगों को कब से पसंद आने लगा। अजय के कवर की मदद से दर्शी कुछ समय के लिए मुसीबत से बच गई। ब्रेकफास्ट के बाद परिवार बाहर जाने और काम करने के लिए तैयार हो गया। वैभव ने दर्शी हाथ पकड़ लिया और उसे बहुत सारी बात की। अंत में अजय ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे कार में धक्का दिया। वैभव को वहां से जाते देखकर दर्शी ने ड्राइवर को अदम्य के विला की ओर जाने के लिए कहा। उसे विला कहा जाता था, लेकिन यह वास्तव में शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में बना था। जब दर्शी वहां पहुंची तो वो कार से निकला गेट के सामने खड़ी रही। उसके आंखों में अजीब से भाव आते जाते दिखे। ये जगह उसके लिए बहुत यादगार थी। उसके पिछले जीवन में अदम्य उसे यहाँ लाया था और उसने उसे कैद कर लिया। जैसे ही दर्शी ने अपने पिछले जन्म में अदम्य द्वारा कैद किए जाने के बारे में सोचा, वो खुद को कांपने से रोक नहीं पाई। इस जन्म में उसे अपने हाथों से उस सपने को तोड़ना था। दर्शी ने एक गहरी सांस ली और गेट की घंटी बजाई। मैं दर्शी हूँ, उसने धीरे से कैमरे में कहा।